हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो अपनी हिस्ट्री सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों की बात हम इस वीडियो में करेंगे, सम स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। एंड ये जो पीरियड है, अब जैसे पहले हमने किया था हर्षवर्धन के बारे में बातचीत, तो ये उसी दौरान का ही एक पीरियड है। उसी दौरान इनका भी स्टार्टिंग हुआ, इन्होंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, बट वो हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में था और ये साउथ इंडिया में था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पल्लवों की। ठीक है, पल्लव शब्द का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लता, यानी कि जिसको हम कहें कि किसी एक सीरीज़ होती है जिस तरह से। ठीक है, इसका जो संस्थापक है वो है सिंह विष्णु। ठीक है, तो पल्लवों के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु, जो कि 575 में इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था पल्लवों को। ठीक है, अब इन्होंने तो 575 से 600 AD तक रूल किया सिंह विष्णु ने। ठीक है, पर इस वंश में और भी कई ऐसे प्रतापी नाम हुए हैं जो कि जाने जाते हैं अपने जीत के लिए, जैसे कि महेंद्र वर्मन प्रथम है एंड नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन 2 है, नरसिंह वर्मन 2 है, परमेश्वर वर्मन 1 है। तो ये कुछ इस सीरीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं जो कि पल्लवों से जुड़े थे। और इनका जो अंतिम शासक हुआ वो था अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन। पल्लवों का जो राज रहा है ये लगभग 9वीं सदी तक रहा। ये 897 AD में आकर क्या हुए, ख़त्म हुए पल्लव। अपराजित वर्मन जो था वो इनका अंतिम शासक था। ठीक है, तो पल्लवों के जो कुछ इम्पोर्टेंट राजा है, जैसे कि नरसिंह वर्मन का उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। नरसिंह वर्मन ने क्या किया, चालुक्यों के पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का एक सबसे शक्तिशाली राजा था। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसकी जो राजधानी थी वातापी पर कब्जा कर लिया, और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि जो थी वो उस समय में हासिल की। ठीक है, तो इसी के समय में ही मंदिरों को बनाने का भी विकास जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, पल्लवों के समय में कुछ फेमस मंदिर बने, जिसमें कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर आते हैं। ठीक है, जिसे कि सप्त पैगोडा कहा जाता था। तो बेसिकली उसमें 7 मंदिर हैं, 7 से 8 मंदिर हैं। ठीक है, जिनमें कि सबसे बड़ा मंदिर है धर्मराज मंदिर, और उनको रथ कहा जाता है। ठीक है, महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उन्हें रथ कहते हैं, रथ मंदिर उनको कहा जाता है। तो उनमें से एक है धर्मराज रथ मंदिर, जो कि सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ मंदिर। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई अलंकरण भी नहीं पाया गया। ये सबसे छोटा रथ है और ये सबसे बड़ा रथ है। ठीक है, मंदिरों में जो द्रविड़ शैली थी, देखो मैंने आपको सबसे शुरुआती वीडियो में बताया था मंदिर बनाने की जो कला है उसमें 3 शैलियाँ महत्वपूर्ण हैं, द्रविड़, बेसर, नागर। द्रविड़ शैली जो थी वो साउथ की थी, और इसी से ही ये जो मंदिर हैं उसी शैली में बने हुए थे, और भी कई ऐसे मंदिर उसके बाद बनाए गए। ठीक है, तो पल्लवों के समय में मंदिर बनाने की जो द्रविड़ शैली है उसने काफ़ी विकास जो है वो किया। ठीक है, साहित्य की अगर हम बात करें तो दश कुमार चरित नाम का एक ग्रंथ था, दश कुमार चरित। ठीक है, दश कुमार चरित लिखा था दंडी ने। ठीक है, दंडी पल्लवों के समय में उनके ही राज दरबार में रहा करते थे, और जो सिंह विष्णु थे उनके दरबार में एक लेखक रहा करते थे, उनका नाम था भारवी, जिन्होंने लिखी थी किरातार्जुनीयम। ठीक है, ये लिखी थी भारवी ने, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे। तो ये सिंह विष्णु से शुरू होकर अपराजित वर्मन पर ख़त्म हुए। तो इसी बीच इनके आप जो आस पड़ोस में जो राजा थे, स्पेशली जो चालुक्य थे वातापी के, इनके साथ इनके जो लगातार युद्ध है वो चलते रहे। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, अब ये तो किन की बातें हैं, ये बातें हैं पल्लवों के संबंध में। ठीक है,
और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो एक तो आते हैं नरसिंह वर्मन के वातापी कोंड के बारे में, पुलकेशिन के बारे में जो लड़ाई हुई, इसके अलावा जो रथ मंदिर हैं जो आपको मैंने बताया, महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर हैं, ठीक है, उनके संबंध में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय की घटनाएं हैं। उसके बाद सेकेंड हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, वो है चालुक्य वंश। चालुक्य, ठीक है। अब चालुक्य में 3 माने जाते हैं, बादामी, कल्याणी और वेंगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले बादामी के बारे में, क्योंकि कल्याणी और वेंगी के बारे में अधिक कोई ऐसी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं मिलती हमें। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो बादामी के बारे में ही है। बादामी कहें या वातापी कहें, इनकी जो राजधानी थी वो वातापी थी। ठीक है, उसे बादामी भी कहा जाता था और उसको वातापी भी कहते थे, बादामी भी कहते थे। इनका जो संस्थापक था वो था पुलकेशिन फर्स्ट, और इनका जो साम्राज्य था यहाँ दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी और जो कृष्णा नदी थी उनके बीच के इलाकों में इनका साम्राज्य हुआ करता था। तो इन इलाकों में ये साम्राज्य था, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी के आसपास के इलाकों में था। तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में इनका जो साम्राज्य था वो बेसिकली विस्तृत था। तो नीचे का जो इलाका है, नीचे कृष्णा नदी है, ठीक है, और यहाँ तुंगभद्रा है, तो इन इलाकों में बेसिकली ये साम्राज्य जो थे रहे हैं। तो पुलकेशिन I ये इनका शुरुआत करने वाला था, जिसने कि 535 AD में चालुक्य वंश की नींव डाली, और इनका जो सबसे प्रतापी राजा हुआ है वो है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हालांकि इस वंश में और भी कई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जैसे कि एक तो हमने किया पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, इसके अलावा विजयादित्य, विनयादित्य, और इसके अलावा एक दो और भी हैं, जैसे कीर्तिवर्मन है। कीर्तिवर्मन तो इनका सबसे अंतिम शासक ही है। ठीक है, तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है वो पुलकेशिन द्वितीय आता है। उसी के रिगार्डिंग ही हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता। इवन उसने हर्षवर्धन को भी लड़ाई में हराया था, जो कि नर्मदा की लड़ाई थी। ठीक है, तो इसीलिए पुलकेशिन का नाम जो है वो इतिहास में ज़्यादा चमकता है। और इसके बारे में जो जानकारी है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से उस पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणापथेश्वर भी पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, अब इसने जो रूल किया है वो 608 में शुरू किया था और लगभग 642 तक इसका शासन रहा। पुलकेशिन द्वितीय का ये फर्स्ट का है, और जो सेकंड था वो 608 से लेकर 642 AD तक ये रहा। ठीक है, इसने वेंगी नाम की एक जगह थी, वेंगी नाम की जगह जीत कर और अपने भाई को दे दी, जहाँ पर एक नया चालुक्य वंश, वेंगी वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसके जो संस्थापक था, वैसे तो वो भी विष्णुवर्धन को माना जाता है, परंतु विष्णुवर्धन को जीत कर दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने ही। तो उसमें भी एक दो राजा और हुए, परंतु वेंगी के बारे में कोई खास क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हमसे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पुलकेशिन द्वितीय के ही पूछे जाते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने, जो इससे पहले हमने पढ़ा पल्लव वंश, तो पल्लव वंश में हुए महेंद्र वर्मन, तो महेंद्र वर्मन को हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, पर महेंद्र वर्मन का जो उत्तराधिकारी था नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका का राजा था वामनम, ठीक है, सॉरी मानवम। तो मानवम और नरसिंह वर्मन दोनों ने मिलकर पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। तो
ये लड़ाई जीतने के बाद ही नरसिंह वर्मन ने वातापी पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वातापी कोंड कहा गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐसा माना जाता है कि संभवतः इसी लड़ाई में के बाद मृत्यु हो गई थी पुलकेशिन द्वितीय की, पर आगे इनके जो और शासक है उन्होंने शासन को संभाला, परंतु इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी। इन्हीं के समय में यानी चालुक्यों के समय में ही अरबों ने आक्रमण कर दिया इनके साम्राज्य पर। तो एक पुलकेशी नाम के शासक ने अरबों का मुकाबला किया, ठीक है, और उसको भेजा था विक्रमादित्य टू ने। विक्रमादित्य टू उस समय राज कर रहे थे, तो पुलकेशी ने मुकाबला किया अरबों से, उनको हराया। तो इस वजह से उसको अवनिजनाश्रय की उपाधि जो थी वो दी गई थी। और इनका जो अंतिम शासक था इनका कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो कि 757 तक रहा। ठीक है, तो चालुक्य वंश जो है ये पुलकेशिन द्वितीय फर्स्ट से शुरू होके, जो कि लगभग 535 से शुरू हुआ था और ख़त्म हो गई है कीर्तिवर्मन द्वितीय पे आकर 757 में। इनको जो ख़त्म किया इन्हीं के एक सामंत दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को ख़त्म करके उनकी जगह एक नया वंश शुरू किया, और वो था राष्ट्रकूट। ठीक है, तो वो यहाँ पर अब ये वंश खत्म होकर एक नया वंश आ गया था, राष्ट्रकूट। और जैसे अभी मैंने आपको तीसरा ब्रांच बताया था कल्याणी बेसिकली जो था वो तैलप द्वितीय ने, कल्याणी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। इसके जो संस्थापक था वो था तैलप द्वितीय। तो इसमें किंग तो बहुत सारे हुए हैं, तैलप 1, तैलप 2, सोमेश्वर 1, सोमेश्वर 2, सोमेश्वर 3, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2, विक्रमादित्य 4। पर क्वेश्चन जो आता है वो आता है विक्रमादित्य 4 का। विक्रमादित्य 4 के समय में यहाँ 2 मशहूर लेखक रहे हैं, एक का नाम था विल्हण और एक का नाम था विंजनेश्वर। ठीक है, इन्होंने लिखी थी मिताक्षरा, जो कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, और इन्होंने लिखा था विक्रमांक देव चरित, जो कि माना जाता है विक्रमादित्य 4 के बारे में उसमें जानकारी जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया चालुक्य के कल्याणी। तो इनके ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कभी इससे संबंधित पूछ सकते हैं। और बाकी चालुक्य वंश वातापी, चालुक्य वंश वेंगी का भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, उसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, बस यही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो हो, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है। पल्लवों के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं, जो उसमें कि द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा, धर्मराज सबसे बड़ा, उनकी स्थापना, उनकी लड़ाइयाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट वंश। अब राष्ट्रकूट जैसे अभी हमने आपको कह के दंतीदुर्ग, जिसने कि क्या किया, कीर्तिवर्मन द्वितीय को 757 में हटाकर नए वंश की नींव जो है वहाँ पर डाली थी। दंतीदुर्ग शुरुआत में चालुक्य वंश के ही एक जिसको हम कहें कि सामंत ही थे, और उन्होंने बाद में तख्ता पलट करते हुए उस इलाके में जो सत्ता थी वो अपनी स्थापित कर ली थी। तो जैसे कि 757 में उन्होंने अपना कब्जा शुरू किया, और उसके बाद आगे अपने जो राजधानी थी इन्होंने वो मान्य खेट में बनाई, या जिसको कि मालखंड भी माना जाता है। ठीक है, जो कि आज के समय में शोलापुर के पास है। शोलापुर के पास मालखेड़ नाम की एक जगह है, उससे संबंधित इस जगह को किया जाता है। तो इस वंश में और भी कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग किंग हुए हैं, अच्छे शासक हुए हैं, जैसे कि कृष्ण प्रथम है, ध्रुव है, और इसके अलावा अमोघ वर्ष है, गोविंद तृतीय है। ठीक है, तो ये कुछ इसके अच्छे महान शासक हुए हैं जिन्होंने कि कई अच्छी लड़ाइयाँ जो थी वो जीती थी। तो कृष्ण प्रथम को जाना जाता है एलोरा के मंदिरों के लिए। अब अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनमें जो गुफा मंदिर बने हैं ये माने जाते हैं राष्ट्रकूटों के समय में ही बने हैं। और कृष्ण प्रथम के समय में यहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों के रिगार्डिंग। ठीक है, कि कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसके समय में हुआ, तो वो कृष्ण प्रथम के समय में हुआ राष्ट्रकूटों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा
ध्रुव जो था ये भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर्स में आते हैं राष्ट्रकूटों के। उस समय में क्या हुआ, पाल शासक जो कि बंगाल से संबंधित थे और गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि नॉर्थ इंडिया में थे और इधर से साउथ इंडिया में थे ये राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ जिसमें कि पहली बार जो हिस्सा लिया था वो ध्रुव ने लिया था। और उस समय गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज लड़ रहा था, बंगाल के पाल वंश की तरफ से धर्मपाल लड़ रहा था और इनकी तरफ से ध्रुव लड़ा। तो ध्रुव ने ये लड़ाई जो थी जीत हासिल करते हुए ख़त्म की थी। ठीक है, उसके बाद गोविंद तृतीय है, वो भी एक अच्छा शासक हुआ। उसने भी जो त्रिपक्षीय लड़ाई थी बंगाल के पाल शासक और गुर्जर प्रतिहार और इन तीनों के बीच में, राष्ट्रकूटों के बीच में, उसमें जीत हासिल की थी। ठीक है, इसके बाद एक महान शासक इनके आते हैं अमोघवर्ष। ठीक है, इन्होंने बहुत लंबा शासन किया, लगभग 814 ईस्वी से 868 ईस्वी तक, 64 साल तक। परंतु ये एक साहित्यकार ज़्यादा थे। ठीक है, कविराज मार्ग की इन्होंने रचना की थी और काव्य में और लेखन में इनकी बहुत रुचि थी और इनके समय में काफ़ी ऐसे इनके दरबार में भी लेखक थे जो कि लिखा करते थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के बारे में उस समय के काफ़ी जानकारी जो है वो मिलती है। और गोविंद तृतीय ने ही उस समय साउथ इंडिया में जो एक ग्रुप बना हुआ था, एक संघ बना हुआ था जिसमें कि पांड्य, गंग वंश, केरल के जो साम्राज्य था, ठीक है, उनके साम्राज्य और पल्लवों के, इनके संघ को इन्होंने नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो इनकी जो कहानी चली है कृष्ण तृतीय तक, तो इनकी जो स्ट्रॉन्गनेस थी वो अच्छी बनी रही, परंतु उसके बाद इनकी स्ट्रॉन्गनेस जो थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि चालुक्य की एक कल्याणी ब्रांच थी जिसका संस्थापक था तैलप द्वितीय, तैलप टू ने कर्क नाम का शासक था राष्ट्रकूटों से संबंधित, जो उसको हराकर राष्ट्रकूटों की सत्ता खत्म कर दी और एक नया शासन शुरू किया जो कि क्या था, चालुक्यों के कल्याणी। ठीक है, जिनकी राजधानी जो थी वो कल्याणी थी, इसीलिए उनको चालुक्य की कल्याणी शाखा जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर आकर राष्ट्रकूटों की जो सत्ता थी वो समाप्त हो जाती है। और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कैलाश मंदिर के बारे में है, या इनका संस्थापक है दंती दुर्ग, इसके बारे में है। ठीक है, और त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव के बारे में है। बाकी इसके अलावा कोई यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और जैसे कि आपको बताया कि इनकी अजंता एलोरा की जो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जो मंदिर बने हैं, गुहा मंदिर, वो राष्ट्रकूटों के समय में बने हैं। तो यहाँ एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, तो इनमें 1 से लेके 12 तक तो हैं बौद्धों की और 13 से 29 हैं हिंदुओं की, यानी उनसे संबंधित हैं, और 30 से 34 जो हैं वो जैन से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वहाँ की गुफाएं हैं। ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन आता है यानी कि एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं के बारे में, ये निर्माण कब हुआ या किन के शासनकाल में हुआ, तो इसका जो एक सर्वमान्य जवाब होगा वो राष्ट्रकूट वंश ही होगा। ठीक है, और ये एक उदार शासक थे, इन्होंने जैन धर्म को भी काफ़ी समर्थन किया, हिंदू धर्म को भी समर्थन किया, साथ साथ इन्होंने मुस्लिम धर्म के भी लोगों को बसने की इजाज़त थी, उनको व्यापार करने की इजाज़त थी। इनके समय में ही एक अल मसूदी नाम का अरबी लेखक था, वो भारत आया। अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के बारे में काफ़ी लिखा है, बल्कि उनको उस समय का सर्वश्रेष्ठ शासक भी बताया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जो दक्षिण भारत के कुछ वंश हैं उनके बारे में। तो हाफ हमने डिनास्टीज इसमें कंप्लीट कर ली। अगला जो टॉपिक उसमें हम करेंगे चोल वंश के बारे में, इसके अलावा होयसल और ककातिया के बारे में। तो इसमें हमने जो कंप्लीट किया है पल्लव और चालुक्य, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रकूट, ये 3 मेन हैं। ठीक है, तो अगले में हम करेंगे चोल के बारे में, जो कि वो भी एक मेन वंश था साउथ इंडिया का। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा भी लगे आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।